वन वेलकम इन चिल्ड्रन लर्नर्स अकेडमी हम कर रहे थे एडिक्टिव एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न पेपर बेस्ड प्रेजेंसी सीजीएल के लिए मॉडल प्रैक्टिस है। सेट नंबर 4 में हमने 3 पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में रीजनिंग, सेकंड पार्ट में जीएस और थर्ड पार्ट में हमने कवर किया था दोस्तों मैथ। अब इस वीडियो में रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 76 टू 100 तक वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर इफ देयर इज नो एरर तो ऑप्शन 4 क्लिक करना है। एरर है ये पार्ट है दोस्तों, आपको देखना है कौन से पार्ट में एरर है। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। यहाँ पे रिपोर्टेड दोस्तों जो वर्ब है यहाँ पे सेड आया है, किसमें है? पास्ट में। यहाँ पे क्या है? सेड, ही सेड है। रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो हम विल को किसमें चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम विल को चेंज करते हैं वुड में। तो यहाँ पे आना चाहिए ही सेड दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक। यहाँ पे आएगा वुड। सेकंड पार्ट में एरर है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, आई एम एबल टू कोप ऑन विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग है मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मैं तैयार हूँ या मैं सक्षम हूँ इन सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए। ठीक है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे आया टू कोप ऑन विद, ये अपने आप में गलत है। आना चाहिए टू कोप विद, टू कोप विद। टू कोप विद एक फ्रेजल वर्ब है। कोप विद क्या है? फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कि अच्छी तरह से किसी भी डिफिकल्ट डाइवर्स सिचुएशन का मुकाबला करना। तो यहाँ पे आएगा टू कोप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। सेकंड ऑप्शन में आएगा राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। नंबर 78, ए लेडी डैश आई नाउ हेल्प्ड मी। ए लेडी डैश आई नाउ हेल्प्ड मी। ये देखें इसका, ए लेडी डैश आई नाउ हेल्प्ड मी। मतलब कि कोई भी तो लेडी है, एक महिला डैश कहते हैं मुझे पता, वो कहती है मुझे पता है मेरी मदद की। तो जिसने मदद की है तो लिए यहाँ पे कौन सा केस आएगा? किस दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है ना। ये देखो बात किसकी हो रही है? इंसानों की हो रही है। दैट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ना कोई क्लोज वाली बात है ना कोई स्पेसिफिक कोई बात है। स्पेसिफिक केस में करते हैं यूज दैट का। अब बच गया हु या हूँ। हमें चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, क्या आएगा? हुम आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो वर्ब और प्रेपोजिशन के लिए किसका यूज करेंगे? हुम का। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड फूड प्रोसेसिंग एज द की एज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। मीनिंग निकलेगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि सरकार ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को तेजी से या कह सकते हैं तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इसको सेलेक्ट किया है, बिहार को। यहाँ पे या तो की 4 होता है या की 2 होता है। ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग है अपने आप में क्या है? इसेंशियल फैक्टर है इसके लिए, रैपिड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, अपने आप में फूड प्रोसेसिंग है, क्या है? इसेंशियल फैक्टर है। उस केस में यूज करते हैं 4 का, करते हैं नॉर्मल वे में। लेकिन जब किसी क्रिशियल क्रिशियल फैक्टर की बात हो, इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात हो, तो वहां पे यूज किया जाएगा 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड फूड प्रोसेसिंग हैज द की फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। बिहार को जो सेलेक्ट किया है किसके लिए? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, और आइडेंटिफाइड फूड प्रोसेसिंग हैज द की फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। राइट आंसर ऑप्शन 5। में बताना है हमें इसका सिनोनियम, राइट मीनिंग। ब्रेवेडो, ब्रेवेडो को मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, इसका मतलब होता है दिखावा करना। क्या करना? दिखावा करना, जो ऐसा शो करना अपने आप को जो रियल में नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा जो मीनिंग निकलेगा ये होता है प्रीटेंस का। प्रीटेंस ये बना है प्रीटेंटियस, आपने एडजेक्टिव सुना होगा, पोम्पस, प्रीटेंटियस, इन सब का मतलब होता है दिखावा करना। या कह सकते हैं एक से लेविस, जो अधिक खर्च करने वाला हो इंसान। इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसका जो सेम मीनिंग होगा, राइट मीनिंग होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 81, राइट मीनिंग ऑफ डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं एनोयड, डिस्कनेक्टेड, और कह सकते हैं डिससैटिस्फाइड, इरिटेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग सेम मीनिंग होता है किसका, एनोयड, मतलब कि परेशान। हिंदी में कहते हैं इसको परेशान, व्याकुल, तंग, बेचैन। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग होते हैं और सेम मीनिंग होते हैं किसके, एनोयड के। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, टीडीएस का मतलब होता है हार्मफुल, धोखेबाज, छलकपटी। ठीक है, इस टाइप के इसके मीनिंग होते हैं इंसीडियस के। और इसका बताना आपको अपोजिट, एंटोनियम बताना है इसको। एंटोनियम मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कोई भी इंसान ऐसा जो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब कि जो स्पष्ट हो। ठीक है, अपने शब्दों में भी स्पष्ट हो सकता है, वो अपने कह सकते हैं अपने व्यवहार में भी स्पष्ट हो सकता है। इस टाइप से इसका मीनिंग होगा उल्टा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, का मतलब होता है, जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि कंफर्म्ड, कोई चीज कंफर्म्ड हो, अडेप्टेड हो, और कह सकते हैं कन्वेंशनल हो कोई चीज। ये कहते हैं वो चीज जो यूज में हो, डे बाय डे यूज में हो, या कह सकते हैं अपने आप में कोई चीज अप्रोप्रिएट हो किसी सिचुएशन के लिए। इसके जो आपको एंटोनियम बताना है, एंटोनियम इसका आएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अनयूजुअल। सिनोनिम होगा इसका यूजुअल, अनयूजुअल क्या होगा इसका, एंटोनियम होगा, अपोजिट मीनिंग होगा अनयूजुअल का। अनयूजुअल मीन्स कोई भी चीज कह सकते हैं अनकन्फर्म्ड हो, या कह सकते हैं नॉट अप्रोप्रिएट हो, नॉट अडेप्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो स्वीकार ना हो कोई चीज ऐसी, ठीक है, उसको बोलेंगे अनयूजुअल। इसका ये होगा एंटोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नंबर 84, इडियम फ्रेज का नाम, आपकी बार इडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन है। बोल्ड पार्ट है दोस्तों, उसका इडियम फ्रेज का मतलब आपको बताना है। द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मीनिंग यहाँ से निकल सकता है, गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है, क्लेम किया है दैट द इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग, और इंडिया ये प्रोग्रेस कर रही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में जो तेजी से ग्रो करती है। राइट आंसर होगा एट ए रैपिड पेस। रैपिड पेस, पेस मतलब उसको कह सकते हैं स्पीड, और रैपिड मतलब कोई तेजी से चीज, जब तेजी से कोई रैपिड का मतलब क्या होता है, तेजी से। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आ गया एट ए रैपिड पेस। कोई भी चीज जब अपने आप में जल्दी से कोई चीज ग्रो करती है, ठीक है, या कोई भी काम जल्दी से होता है, तो उसमें यूज किया जाता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स का। तो इसका मतलब है एट ए रैपिड पेस। क्वेश्चन नंबर 85, लेइंग ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इज इनएविटेबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इसका इडियम फ्रेज का आपको मतलब बताना है। देखो, अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है तो इसका आप मतलब निकाल ही दोगे फिर तो। ठीक है, अब इसका मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज क्या हो, अपने आप में कंपलसरी हो, क्या कहते हैं ओब्लिगेशन। नई पॉलिसी कोई आएगी तो उससे क्या होगा, डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, वर्कर्स इज इनएविटेबल, कंपलसरी कर दिया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वर्कर का, जो पुराने वर्कर थे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर का, इनएविटेबल मतलब कंपलसरी कर दिया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अंदर, क्या, लेइंग ऑफ। तो इसका मतलब है डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स। डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स ऑफ, मतलब कि बहुत सारे जो हजारों वर्कर थे उनको जॉब से डिसमिसल किया गया, या डिसमिसल करना आवश्यक समझा गया। ठीक है, कंपलसरी समझा गया, इनएविटेबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 86, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। हिंदी में कहेंगे इसको शब्दों में कटु और हिंसक हमला। इसके लिए एक वर्ड होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये होता है डायाट्राइब। मतलब कि डायाट्राइब मींस ए फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड मैसेज। मतलब कह सकते हैं हिंदी में व्यायाम और एक्सरसाइज के माध्यम से इलाज करना, उपचार करना। उसी दोस्तों देखो, आप पता ही लग गया होगा आपको, उसे क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी। राइट आंसर ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 88, द पॉलिटिशियन सरप्राइजिंगली कन्फेस्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। तो बताना है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, तो इनमें से चूज करना आपको कोई ऑप्शन।
अगर नई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये अपने आप में सेम है, तो फिर आपको ये चूज करना है। तो फिर फोर, इसका जो मीनिंग निकल के आता है, द पॉलिटिशियन सरप्राइजिंगली कन्फेस्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। इसका अगर मैं मीनिंग निकाल के दिखाता हूँ आपको, इसका मीनिंग होगा दोस्तों, जो पॉलिटिशियन था, उसने हैरानी से जो दुर्घटना थी, उसकी जिम्मेदारी अपने आप में स्वीकार कर ली। यहाँ पे दोस्तों कन्फेस्ड का मतलब होता है किसी चीज की एक्नॉलेजमेंट, मतलब स्वीकृति। लेकिन इसका मतलब भी यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है। यहाँ पे लेकिन आएगा ऑन अब। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का मतलब कि उसके द्वारा कोई चीज स्वीकार करना, मानना, ठीक है। यहाँ तो देखो स्वीकार, एक तो पॉलिटिशियन सीधा सामने गया, खुद उसने बोला, गलती मांगी, स्वीकार कर ली कोई चीज, तो एक होता है सिर्फ स्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑन अप, मतलब कि किसी चीज का उसने स्वामित्व स्वीकार किया, हिंदी में कहते हैं स्वामित्व, खुद से। और इसका मतलब सिर्फ स्वीकार किया, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट बैठेगा, ये बैठेगा ऑप्शन वन, राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। नंबर 89, इंडियन डेमोक्रेसी इज ए ग्रेट अटेंशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर्स। यहाँ पे अटेंशन का मतलब दोस्तों पता ही है, कोई चीज किसी के साथ अटेंटिव होना, ठीक है। अटेंशन का मतलब यहाँ पे कोई चीज कह सकते हैं ध्यान से सुनना, ठीक, अटेंटिव होना किसी चीज में। लेकिन ये अपने आप में फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे। अट्रैक्शन, यहाँ फिट बैठेगा वर्ड अट्रैक्शन, क्योंकि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इसने क्या किया है, फॉरेन इन्वेस्टर को, ओवरसीज इन्वेस्टर्स को क्या किया है, तो अट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो कह सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी इज ए ग्रेट अट्रैक्शन और किसके लिए, ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी ने किया है ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो कह सकते हैं मेकिंग ए ग्रेट अट्रैक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बड़ा। क्वेश्चन नंबर 90, आपकी बार पैसिव एंड एक्टिव रूल्स है। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इसको चेंज करेंगे जो पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे V2 आया है, V2 को किस में चेंज करते हैं, अगर V2 आया तो वॉच या बर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, बचे ये दोनों, ठीक है ना। उसको चेंज करेंगे, न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे subject क्या बनेगा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कैसे है, इसलिए ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 91, आई प्रॉमिस टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस है जो आई प्रॉमिस, किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो सबसे पहले आपको देखना है किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, डमी सब्जेक्ट होगा सभी में, देखो इज है, इज के साथ इज एम आर का यूज होगा। यहाँ पे वाज है, वो है, बार हो गया। यहाँ पे हैज है दोस्तों, बार हो गया। हैव है, बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे आई आ गया था, ये तो अच्छी बार हो गया था। इट इज, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, इट इज प्रोमिस। प्रोमिस को भी किसमें चेंज करेंगे, प्रोमिस में, पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए, इट इज प्रोमिस्ड बाय मी टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट। नंबर 92, अब देखो पहला सेंटेंस गिवन है, नंबर वन लास्ट गिवन है, इनको अरेंज करना है। फर्स्ट है, ए डॉग स्टोल ए पीस ऑफ ए मीट फ्रॉम बचर्स शॉप। ये दोस्तों ऑप्शन में हमेशा ऑप्शन 90% ऑप्शन वही ठीक होता है जिसकी वेटेज ज्यादा हो। वेटेज यहाँ पे ज्यादा किसकी है, क्यू की है, मतलब कि इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है और इसमें एस है। क्यू होगा या एस होगा, एस उठाते हैं, ठीक है। ए डॉग स्टोल ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बचर शॉप, देन एस में है ही क्रॉस द रिवर ऑन द वे, और क्यू में है ही रैन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट। लॉजिकली आप सोचिए, जब उसने मांस का टुकड़ा है, ये पीस ऑफ मीट है, उसको लेके पहले भागेगा या रिवर क्रॉस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भागेगा, इसका मतलब ये पार हो गया, कि क्रॉस द रिवर ऑन ए ऑन द वे। यहाँ पे दोस्तों ये है जो, ये कह सकते हैं एक संभावित घटना है, ये बाद में होगी, और ये है जो कह सकते हैं पहले होगा, ही रैन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट, सबसे पहले वो क्या करेगा, भागेगा। तो लॉजिकली कह सकते हैं क्यू सबसे पहले आएगा, क्यू। उसके बाद कोई भी एक्शन अपने आप में कंटिन्यू है, उसके बाद क्या होगा, चलते चलते उसने नदी पार की, यही बोलेंगे ना, या फिर या वो पहले ये बोलेंगे कि ही था हिज रिफ्लेक्शन,
ठीक है, चलते-चलते अपनी दोस्तों पहले रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? कहाँ से अपने जो प्रतिबिंब है, कहाँ देखेगा वो? तो बात की बात है ना, सबसे पहले क्या करेगा वो चलते-चलते उसने क्या की, ही क्रॉस द रिवर ऑन द वे, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा। पी है, बार हो गया, बार हो गया। पी तो आएगा नहीं, देखो पी में क्या कहता है? ही बार्क्ड इन एंगर। भूखा कब? पहले अपनी इमेज देखेगा ना, तभी तो भूकेगा। इसका मतलब आर के बाद तो क्या आएगा? पी आएगा ही आएगा, ठीक है? इसमें देखो पी पहले आ गया, इसलिए भी कह सकते हैं बार हो गया। लॉजिकली कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, रामाई एंड सामाई वर टू पुअर यंग मैन, लास्ट है द हेडमैन गेव देम टू क्लोथ्स। सबसे पहले देखो ऑप्शन, ऑप्शन में क्यू है, आर है, पी है, एस है, ठीक है? पी है कहता है देखो रामाई एंड सामाई वर टू पुअर यंग मैन, पी में है ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। यहाँ पे एक चीज है देखो, क्यू में क्या है? द दे लिव्ड नियर महेशपुर, यहाँ पे दे आना चाहिए, द लिव्ड नियर दे आएगा यहाँ पे, ठीक है? दे लिव्ड नियर महेशपुर, क्यू में ये कहता है। पी में क्या कहा था इसने? पी में कहा है, पी तो ऑप्शन में हाँ है, पी भी ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, ठीक है? और उसके बाद एक पी क्या, एक आ रहा है, एक एस है, दे वांटेड रेगुलर वर्क, ठीक है? आर भी कहता है ऑन अदर डे। एक चीज देखेंगे यहाँ पे, इसमें कहा देखो सबसे पहले कहता है ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, रिलेट करेंगे दोस्तों, देखो ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, ऑन द अदर डे, इस डे से अलग, ऑन द अदर डे दोस्तों, तो इसका मतलब रिलेट कर पा रहे हैं हम। पी के बाद तो आर आएगा, देखो वन डे, वन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, इसका मतलब आर तो इसके पी के बाद आएगा ही आएगा। और दूसरे दिन ऑन द अदर डे, और दूसरे दिन, ठीक है? ऑन, और दूसरे दिनों में दे रिमेन इन द विलेज लुकिंग फॉर वर्क। पी और आर रिलेशन है, वन डे अदर डे, तो पी के बाद आर आएगा ही आएगा, इसमें नहीं है। पी के बाद आर नहीं है दोस्तों, इसमें आर पहले आ गया, ये इसलिए बार हो गया। राइट आंसर होगा आपको आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? आपको क्लू पॉइंट देखना है क्वेश्चन का, एक लॉजिक ऐसा ढूंढना है जिससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, वो ट्राई करना आपको। कई बार दो तीन सेंटेंस में मान लो एक दो सेंटेंस आपको मिलेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट आएगा ही आएगा, उसके बाद बाद में सभी आएंगे, ये पहले पे आएगा, ठीक है? उसके अलावा आपको ऑप्शन से भी चेक करना है, इंटरकनेक्शन देखना है बीच में, ऑप्शन से उठा के। छोटी छोटी ट्रिक है, इनमें यही चीजें काम करती है, इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 94, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड आई सा ए बुक हियर, जब चेंज करेंगे इसको, आपको पता है यहाँ पे हियर है तो क्या आएगा? देर आना चाहिए। हियर का क्या बनाएगा? क्या बनेगा? देर बनेगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे आप एक चीज और, पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है, मतलब क्या आना चाहिए? हैड सीन आना चाहिए। ये ऑप्शन भी बार हो गया, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ही सेड दैट ही हैड सीन ए बुक देयर। क्वेश्चन नंबर 95, he said to me what time do the office is closed, he said to me what time do the office close। देखिए दोस्तों जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सेट टू किस में चेंज करेंगे? आस्क, ठीक है? किस में चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे। यहाँ पे वांटेड है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या है? यहाँ पे डू है, क्या है दोस्तों? डू है, ठीक है? डू क्लोज, तो ये चेंज होगा, इसमें क्लोज्ड वी टू आएगा। अब यहाँ पे वी टू देखो कहीं पे भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें है ऑप्शन थर्ड, तो क्लोज है, बार हो गया, क्लोज क्लोज, एक ही है जिसमें वी टू, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तरीका क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, मतलब वी टू में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब होती है पास्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, इससे एक ही चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, से पहले हमें पैसेज पढ़ना होगा, तो उससे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। द बुक इन विच डार्विन डिस्क्राइब द प्रोसेस विच ही कॉल्स नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, ठीक है? तो साल बताना है, कौन से साल पब्लिश हुई थी, इन द ईयर। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। इट वाज इट वाज द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन,
इन 1871, ठीक है। फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट ह्यूमन हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स इन हिज बुक द डिसेंट ऑफ मैन। डार्विन बेस्ड हिज हाइपोथेसिस ऑन हिज वाइड ranging studies of plant and animal life of different continents and islands of the world, which he carried out during a 5-year voyage from 1831 to 1836 on board the research ship HMS Beagle on examining the hundreds of species of plants, animals, and birds he had seen and collected during the voyage. Darwin could discern small changes in the characters between similar species inhabiting different ecological niches. He summarized his findings in the book on the origin of species by means of natural selection, published in 1859. दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर, published in 1859. राइट आंसर ऑप्शन 3. Question number 97. From the options given below, mention whose research work at first established the case for close relation between human and apes. के लिए पढ़ना होगा, ठीक है, उसके लिए पढ़ना होगा। फ्रॉम द, आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो मेंशन हुज रिसर्च वर्क, इसका रिसर्च वर्क था एट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड किया जिसने अ केस फॉर क्लोज रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एप। तो उसका नाम आपको बताना है, साइंटिस्ट का कौन था वो। इसके लिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इन विच डिस्क्राइब हाउ मेनी स्पीसीज कुड इवॉल्व इनटू अनदर मोर फिट टू सर्वाइव इन ए चेंज्ड एनवायरनमेंट बाय ए प्रोसेस व्हिच ही कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द fittest was later used by the English philosopher Herbert Spencer. Human beings, Darwin believed, evolved by the similar process even before Darwin. Even before Darwin, आगे देखो, थॉमस हेनरी, even before Darwin से पहले थॉमस हेनरी ऑक्सले इन हिज बुक जिसका नाम था मैन्स प्लेस इन नेचर, पब्लिश्ड इन, जो 1863 में पब्लिश हुई थी, हैड मेड ए डिटेल कंपैरिजन, ठीक है, जिसने बहुत ही डिटेल कंपैरिजन किया था ऑफ ह्यूमन एंड एप एनाटोमी का। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। साइंटिस्ट का नाम क्या था? थॉमस हेनरी ऑक्सले। क्वेश्चन नंबर 98, which process described by Darwin was expressed as survival of the fittest by Herbert Spencer? कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसके रूप में व्यक्त किया था, किसने डिस्क्राइब किया था, ये आपको बताना है। के लिए देखो, पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइन हमने पढ़ी थी अभी, in which he described one species could evolve into another more fit to survive in changed environment by the process which he called natural selection, और इसका मतलब है the term survival of the fittest was later used by the English philosopher Herbert Spencer। इसमें उसने डिस्क्राइब किया कि कैसे एक प्रजाति स्पीसीज दूसरी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, और द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज लेटर यूज्ड बाय द इंग्लिश फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि जो डार्विन ने डिस्क्राइब किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने कैसे व्यक्त किया या डिस्क्राइब किया? नेचुरल सिलेक्शन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच बुक डिड चार्ल्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट humans have evolved from apes? मतलब दोस्तों चार्ल्स ने कौन सी बुक में ये विचार दिया था, डिस्क्राइब किया था कि मनुष्य वानरों से, ठीक है, एप्स मीन्स मनुष्य किससे बना है? वानरों से बना है, ठीक है, किससे बना है? इवॉल्व फ्रॉम एप्स। ये कौन सी बुक में उसने कहा था, ये आपको बताना है। ये कहा था उसने, ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, द डिसेंट ऑफ मैन, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो पहली लाइन थी ये, फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट ह्यूमन हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, कहाँ से इवॉल्व हुए? फ्रॉम एप, इन हिज बुक, जिसका नाम था द डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है, जो मानव है उनकी उत्पत्ति किनसे हुई है? वानरों से हुई है, एप्स मीन्स वानर बोलते हैं इनको, ठीक है। कौन सी बुक में कहा था? द डिसेंट ऑफ मैन में। किसने? चार्ल्स ने।
क्वेश्चन नंबर 100, fill in the blanks to complete the sentence. देखो, even before Darwin, डार्विन से पहले in his book, उसकी बुक में, ठीक है, पब्लिश्ड इन, जो पब्लिश हुई थी किस साल, हैड मेड ए डिटेल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एंड एनाटॉमी के बारे में। दोस्तों किसने डार्विन से पहले कंपैरिजन किया था और किस साल में किया था, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? सबसे पहले नाम बताना है, ठीक, फिर बुक का नाम बताना है, फिर आपको बताना है कौन सा साल था। तो ये हमने साफ साफ पढ़ा था, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा था, इवन बिफोर डार्विन, थॉमस हेनरी हुक्सले इन हिज बुक, जिसका नाम था मैन मैन प्लेस इन नेचर, पब्लिश हुई थी 1863 में, हैड ए मेड डिटेल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एंड एनाटॉमी दैट एस्टैब्लिश द केस फॉर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसकी बुक थी हुक्सले की, नाम क्या था? मैन प्लेस इन नेचर, प्रकाशित कब हुई थी? पब्लिश हुई थी 1863 में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।